एक लड़का बहुत खुशी से सामने देख रहा था क्योंकि उन्होंने जन्म से ही कोई जानवर नहीं देखा था। लेकिन ये कई सालों बाद की पृथ्वी है। प्रकृति ने खुद को ठीक कर लिया है और अब वो पहले जैसी हो गई है। लेकिन इंसानों के छोड़े गए परमाणु रेडिएशन की वजह से कई जानवरों में बदलाव आ गए हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मैक्स। आज मैं आपके लिए एक पोस्टपोकैलिप्टिक साइंस फिक्शन अमेरिकन सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है द 100। कहानी को आसानी से समझने के लिए मैं पहले आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। कई साल पहले इंसानों के बीच भयंकर परमाणु युद्ध हुआ था और आखिर में पूरी पृथ्वी तबाह हो गई थी। हर जगह रेडिएशन फैल गया और इंसानों का यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन हो गया। जो थोड़े बहुत लोग बचे उन्हें मजबूरी में स्पेस स्टेशन जाना पड़ा। इस स्पेस स्टेशन को लोग द आर्क कहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन्हें द आर्क पर रहते हुए कई साल हो गए। वहाँ पैदा हुए बच्चों ने पृथ्वी को सिर्फ अपने माता पिता की कहानियों में ही सुना था। वो बस कल्पना कर सकते थे कि जमीन कैसी दिखती होगी। इसी बीच द आर्क की जुवेनाइल जेल में एक 17 साल की लड़की जमीन पर एक डिजाइन बना रही थी। ये वो डिजाइन था जो उसके पिता ने पृथ्वी के नजारों के बारे में बताया था। इसका नाम क्लार्क है। तभी अचानक 2 गार्ड दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं और उसे दीवार के सहारे खड़े होने का आर्डर देते हैं। गार्ड उससे घड़ी उतारकर एक रिस्टबैंड जैसी चीज पहनने को कहते हैं। लेकिन क्लार्क को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो विरोध करने का फैसला करती है। पर जब वो भागकर बाहर आती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि हर एक जेल के सेल में उसके जैसा ही नजारा था। सभी बच्चों को बाहर निकालकर जबरदस्ती रिस्टबैंड पहनाया जा रहा था। आखिर ये सब क्या हो रहा था? तभी वहाँ कोई और आता है। वो भागने ही वाली थी कि उसे एक जानी पहचानी आवाज रोक लेती है। ये उसकी माँ थी। माँ 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 माँ, मेरी बात सुनो। क्लार्क की माँ का नाम एमी था। उसे देखकर लग रहा था कि वो द आर्क में काफी ऊंचे पद पर है। अपनी माँ की बात सुनकर क्लार्क को आखिरकार समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है। द आर्क के लीडर्स ने 100 किशोर कैदियों को पृथ्वी पर भेजने का फैसला किया है। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या अभी भी जमीन पर रेडिएशन है और क्या ये इंसानों के रहने लायक है। तभी गार्ड्स ने एक ट्रैंक्विलाइजर गन चलाई और क्लार्क तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर उन नाबालिग कैदियों को ही जांच के लिए क्यों भेजा जा रहा है? इसका कारण ये है कि द आर्क पर अब रिसोर्सेज की कमी हो गई है। वहाँ जो भी कानून तोड़ता है, चाहे अपराध छोटा हो या बड़ा, उसे सीधा स्पेस में फेंककर सजाए मौत दी जाती है। सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ही जेल में रखा जाता है। इसलिए द आर्क में कोई भी वयस्क कैदी नहीं है। जल्द ही वो ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप द आर्क से अलग होकर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। वो नीला ग्रह अब करीब आता जा रहा था। क्लार्क को जब होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उसके कानों में बहुत सारे लोगों के शोर शराबे की आवाज गूंज रही थी। उसकी कलाई में दर्द भी हो रहा था। ये एक डेटा मॉनिटरिंग रिस्टबैंड था। इसे पहनने से हेडक्वार्टर उनकी धड़कन और जिंदा होने की जानकारी रियल टाइम में मॉनिटर कर सकता है। अभी वो कुछ कह ही रही थी कि स्पेसशिप तेजी से हिलने लगता है। वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था। उसी समय दीवार की स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगता है। ये द आर्क के सबसे बड़े लीडर थे। वो वहाँ मौजूद उन सब बच्चों से कहते हैं कि आप सभी के कंधों पर पूरी इंसानियत की उम्मीदें टिकी है। कोई नहीं जानता कि नीचे आपके लिए क्या इंतजार कर रहा है। शायद वहाँ अभी भी रेडिएशन खत्म ना हुआ हो और वो जगह इंसानों के रहने लायक ना हो। अगर आप ये मिशन सफलता से पूरा कर लेते हैं तो आपका पुराना क्राइम रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। आपको माउंट वेदर पर ड्रॉप किया जाएगा, जो पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करता था। वहाँ आपके बचने के इंतजाम और खाने पीने का सामान है जो आपके 2 साल तक के लिए काफी है। ज्यादातर बच्चों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें बस इतना पता था कि वो अब आजाद है। यहाँ तक कि फिन नाम के एक लड़के ने अपनी सीट बेल्ट खोल ली और स्पेस वॉक करने की एक्टिंग करने लगा। सच में टीनेजर्स हमेशा ऐसे ही बागी होते हैं। उसे देखकर एक और लड़के ने अपनी सीट बेल्ट खोल ली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्पेसशिप लैंड करने वाला है। तभी पैराशूट खुले और एक जोरदार झटके से वो दोनों लड़के उड़कर सीधा दीवार से टकराए। उधर द आर्क के कमांड सेंटर में उन्होंने देखा कि स्पेसशिप अपने तय रास्ते से भटक गया है और उनके साथ जो कम्युनिकेशन लिंक बना था वो भी टूट गया। इसका मतलब ये था कि अब वो उन बच्चों की धड़कन देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। द आर्क का उनसे संपर्क टूट चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। नीचे उतरते वक्त स्पीड कम करने के लिए जो रॉकेट फायर होने थे उन्होंने काम ही नहीं किया। अब उन्हें सिर्फ पैराशूट के भरोसे रहना पड़ा। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि स्पीड कम करने वाले रॉकेट ने आखिरी पल में काम कर दिया। इससे स्पेसशिप संभल गया। उसके बाद स्पेसशिप की लैंडिंग सेफली हो गई। सभी को ऐसा लगा जैसे वो मौत को छूकर वापस आ गए हैं। क्लार्क ने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और फिर दीवार के पास जाकर फिन नाम के उस लड़के से पूछा कि क्या वो ठीक है। लेकिन फिन का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि वो तो बिल्कुल सुरक्षित बच गया था, पर जो लड़का उसकी देखा देखी उठा था उसकी मौत हो चुकी थी। इस बात का उसे बहुत पछतावा हो रहा था। ये स्पेसशिप 2 मंजिल का था और दोनों में बच्चे बैठे थे। नीचे वाले बच्चे बाहर जाने के लिए बहुत बेताब थे। क्लार्क उन्हें रोकना चाहती थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बाहर हालात कैसे हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम ऑक्टेविया था, वो कानून तोड़ने की वजह से 1 साल तक जेल में बंद थी। और जो लड़का वहाँ सबको आर्डर दे रहा था उसका नाम बेलामी था। उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी। वो ऑक्टेविया का सगा बड़ा भाई था। ये साफ था कि बेलामी अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान था, इसलिए वो भी आ गया था। अब वो इस स्पेसशिप पर कैसे चढ़ पाया ये हम आगे जानेंगे। बेलामी एक बहुत ही गर्म मिजाज का लड़का था। वो चाहता था कि कई सालों बाद जमीन पर कदम रखने वाले वो और उसकी बहन पहले इंसान बने, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे स्पेसशिप का दरवाजा खोल दिया। बहुत ही तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। जब उनकी आंखें इस रोशनी की आदी हो गई तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए और खुशी से झूम उठे क्योंकि ये ऐसा नजारा था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ किताबों और वीडियो में ही ऐसा देखा था। वहाँ की हवा सच में बहुत ताजा थी। ऑक्टेविया ने सबसे पहले इस नम मिट्टी पर अपना कदम रखा। ये इंसानी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा पल था। वहाँ हरे भरे पेड़ थे और हल्की हल्की धूप थी। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो सारे बच्चे आजाद परिंदों की तरह जंगल में खुशी से इधर उधर भागने लगे। आजादी ये सच में
उनकी असली आजादी थी। कोई भी उस जेल में वापस क्यों जाना चाहेगा। हमेशा शांत रहने वाली क्लार्क भी अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रही थी, लेकिन उसे अपना मिशन याद था। उसने तुरंत ही अपना मैप निकाला और उसे चेक किया। तब उसे पता चला कि उनका स्पेसशिप अपने रास्ते से भटक गया है। उनकी असली मंजिल माउंट वेदर दूसरी तरफ थी। शायद क्लार्क की परवाह करने की आदत की वजह से फिन नाम का वो लड़का उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। उसने खुद आगे बढ़कर क्लार्क से बात की। तुम्हें प्रिंसेस कहलाना पसंद नहीं है ना प्रिंसेस? क्या तुम्हें वो पहाड़ की चोटी दिख रही है? आर्क के बड़े अधिकारी सबसे ज्यादा परेशान थे। उन्होंने देखा कि 2 बच्चों के जीवन के लक्षण गायब हो गए। वो सोचने लगे कि क्या धरती पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है या फिर क्रैश लैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ। उन्हें क्या पता था कि एक ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और फिन ने तो सीधा अपना ब्रेसलेट ही उतार दिया था। इस बीच उन 100 बच्चों में सब खुशी के मारे पागल हो रहे थे। अपना असली मिशन सिर्फ क्लार्क और वेल्स को ही याद था। तभी चश्मे वाला एक लड़का क्लार्क से बात करने आया। वेल्स उसे बचाने के लिए बीच में आ गया, लेकिन तभी पीछे की तरफ बाल किए मर्फी वहां आ गया। साफ दिख रहा था कि उन्होंने अपनी गैंग बनानी शुरू कर दी है। उनका बॉस बेलामी था। वेल्स ने देखा कि वो लोग ज्यादा है तो वो बेबस होकर समझाने लगा कि हमें खोजना ही होगा। क्या तुमने मेरे पिता का मैसेज सुना? यही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। भाड़ में जाए तुम्हारा बाप। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ के बॉस हो? तुम और तुम्हारी ये छोटी राजकुमारी? तुम्हें लगता है हमें कोई परवाह है? हमें जाना ही होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने ऐसा कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जितना इंतजार करेंगे हमें उतनी ही भूख लगेगी और चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि वो चीजें पाने के लिए हमें कितना इंतजार करना होगा? हमें मीलों का सफर तय करना है, समझे? इसलिए अगर हम अंधेरा होने से पहले पहुंचना चाहते हैं तो हमें निकलना होगा। लेकिन बेलामी ने क्लार्क की एक ना सुनी। उसने सीधा कहा, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। तुम दोनों जाओ और हमारे लिए सामान ढूंढ कर लाओ। धरती पर आकर तुम जैसे अमीर लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी बच्चों ने उसका साथ दिया। वेल्स नीचे गिर गया। साफ दिख रहा था कि उसके पैर में चोट लगी है, लेकिन वो हार ना मानकर खड़ा हो गया। जैसे ही उनमें लड़ाई शुरू होने वाली थी, फिन बीच में कूद पड़ा और लड़ाई को रोक दिया। वह भले ही थोड़ा बागी था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उससे ये नाइंसाफी देखी नहीं गई। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि ये लोग वेल्स और क्लार्क को ताने मारते हुए राजकुमार और राजकुमारी क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि आर्क पर सबसे बड़ी पावर वहां की काउंसिल के पास है। इसका सिस्टम कुछ ऐसा है, सबसे बड़ा लीडर चांसलर जहां है, जो वेल्स का पिता है। उसके नीचे 4 मेंबर्स और आते हैं। वाइस चांसलर केन मुख्य रूप से आर्क के कानून संभालता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर एबी, जो कि क्लार्क की मां है। ये दोनों जहां के सबसे खास लोग हैं और धरती पर आए इन 100 बच्चों में से कईयों को वेल्स के पिता के आदेश पर ही पकड़ा गया था। यहाँ तक कि कुछ बच्चों के माता पिता को अंतरिक्ष में फेंक कर मार दिया गया था। इसलिए धरती पर आते ही वो जानबूझकर क्लार्क और वेल्स को परेशान कर रहे थे। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। बेलामी ने देखा कि उसकी बहन को शायद फिन अच्छा लगने लगा है, तो वो तुरंत उसे साइड में ले गया और बोला, इन अपराधियों के चक्कर में मत पड़ना। मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। मुझे कोई रक्षा नहीं चाहिए। मैं पूरी जिंदगी कैद में रही हूँ। अब मैं किसी के आदेश नहीं मानूंगी। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। और इधर क्लार्क माउंट वेदर जाकर सामान लाना चाहती थी, लेकिन वो अकेले इतना सब नहीं ला सकती थी। फिन ने तुरंत चश्मे वाले लड़के को साथ लिया और एक टीम बना ली। ऑक्टेविया ने अपने भाई की एक ना सुनी और वो भी उनके साथ चल दी। इस तरह वो लोग निकल पड़े। वेल्स भी जाना चाहता था। वो तो आया ही क्लार्क की रक्षा करने था, लेकिन उसके पैर में चोट लग चुकी थी। ऑक्टेविया तो उस हैंडसम लड़के फिन के लिए गई थी और उधर अंतरिक्ष में आर्क पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। एबी उन 100 बच्चों के हालातों पर नजर रखे हुए थी और मन ही मन दुआ कर रही थी कि उसकी बेटी क्लार्क ठीक रहे। तभी एक कॉल आया। उसे उठाते ही एबी के चेहरे का रंग उड़ गया। ऑपरेशन रूम में आकर, चांसलर का काफी खून बह चुका है, अब खून चढ़ाना होगा। लेकिन हर इंसान के कोटे का खून और एनेस्थीसिया खत्म हो चुका है। अगर हमने इससे ज्यादा इस्तेमाल किया तो ये कानून तोड़ना होगा। तो आप भी देख सकते हैं कि आर्क पर बड़े अफसर भी कानून नहीं तोड़ सकते, वरना उन्हें भी अंतरिक्ष में फेंक दिया जाएगा। उसी समय एक गार्ड ने सेकंड इन कमांड केन को बताया कि चांसलर को गोली मारने वाला मिल गया है। उसका नाम बेलामी है और वो गोली चलाने के बाद ड्रॉपशिप में बैठकर धरती पर चला गया। केन को लगा कि दाल में कुछ काला है। जरूर किसी ने बेलामी की मदद की है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतनी आसानी से गोली मारकर धरती पर भागने में कामयाब हो जाए। ये बहुत साफ था। चांसलर अभी कोमा में था, तो केन अब नया लीडर बन गया था। अब वो अपना खेल शुरू करने वाला था। 1 घंटे बाद एबी का ऑपरेशन सफल रहा। चांसलर की जान बच गई, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। और ठीक उसी समय आर्क का कानून अपना रंग दिखाता है। अगर कोई बड़ा इंसान जुर्म करता है तो उसे सीधा मौत की सजा मिलती है, फिर चाहे वो इतनी बड़ी डॉक्टर एबी ही क्यों ना हो, जिसने बस थोड़ा सा खून ज्यादा इस्तेमाल किया था। अब नए लीडर केन के पास सबूत थे, इसलिए एबी को मरना ही होगा। क्या केन अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहता है या वो सच में कानून का पक्का है? ये तो कोई नहीं जानता। एबी को तुरंत जेल में डाल दिया गया। कल सुबह उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया जाएगा। दीवार पर लगी पेंटिंग देखकर एबी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो उसकी बेटी ने बनाई थी। अब वापस क्लार्क की टीम पर आते हैं। वो लोग माउंट वेदर के लिए निकल पड़े थे। रास्ते के खूबसूरत पेड़ पौधों ने टीम का ध्यान खींचा। आर्क पर भी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन अपनी आंखों से देखना और उन्हें छूना एक बिल्कुल नया एहसास था। फिन जैसा फ्लर्ट करने वाला लड़का अब ऑक्टेविया के साथ फ्लर्ट करने लगा, लेकिन क्लार्क थोड़ी कंफ्यूज थी। यहाँ पेड़ पौधे तो बहुत है, पर कोई जानवर क्यों नहीं दिख रहा? क्या सब रेडिएशन से मारे गए? तभी थोड़ा आगे चलने के बाद क्लार्क ने उन्हें इशारे से बुलाया। आगे एक हिरण खड़ा था। फिन थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन गलती से उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ गया और आवाज हो गई। इससे वो सब भी चौंक गए। शायद रेडिएशन की वजह से उस हिरण का शरीर अजीब सा हो गया था। इस डरावनी घटना के बाद अब वो कोई और जानवर नहीं देखना चाहते थे, लेकिन चलते चलते चश्मे वाला लड़का रुक गया। सबने उसकी नजरों का पीछा किया और देखा ऑक्टेविया अपने कपड़े उतार रही थी। उसकी हॉट बॉडी साफ दिख रही थी। ऑक्टेविया ने क्लार्क की एक ना सुनी और सीधा पानी में छलांग लगा दी। वो लोग भी पास आए और नजारा देखकर उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान आ गई। चलिए, आज का वीडियो यही खत्म होता है। पहले एपिसोड में बस कहानी की शुरुआत की गई है, जैसे कि वेल्स तो क्लार्क का साथ देने आया था, फिर क्लार्क उसे भाव क्यों नहीं दे रही है। साथ ही ऑक्टेविया और उसके भाई के बीच भी ऐसा ही कुछ है। आगे की कहानी में ये सारे राज एक एक करके खुल जाएंगे।